कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इधर शताक्षी को उसका जासूस संध्या और शिवांगी के बारे में सारी खबर देता है। वो शिवांगी के बारे में बताता है कि वो उद्भव सिंह की बेटी है और देहरादून की नंबर 1 बिजनेस वूमेन। शताक्षी के दिमाग में अब प्लान बनने लगता है। वो पुलिस के पास जाकर अच्छांश के खिलाफ केस करती है कि उसने एक शादी करने के बाद पत्नी को कहीं गायब करवा दिया है और दूसरी शादी कर रहा है। वैसे भी पूरे जगह अच्छांश और शिवांगी की शादी की न्यूज़ फैल गई थी। अच्छांश अब कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, जयपुर का राजा और देश दुनिया में नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया था। पुलिस को शताक्षी की बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि संध्या की शादी वाली न्यूज़ बाहर नहीं आई थी। मुंबई में भी पार्टी के दौरान केवल रिवांश के परिवार को संध्या के बारे में पता चला था। उसके कुछ देर बाद शिवांगी के आ जाने से किसी को पता ही नहीं चला कि संध्या कौन है। क्योंकि अच्छांश के साथ अनिकेत भी था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लड़की संध्या अच्छांश के साथ थी या अनिकेत की या कोई रिलेटिव थी। शताक्षी रो रो कर बताती है कि वो खुद अच्छांश की बहन है, लेकिन अपने भाई को किसी लड़की के साथ गलत होते नहीं देख सकती, इसलिए वो पुलिस के सामने मदद के लिए आई है। पुलिस वाला भी थोड़ा ईमानदार किस्म का था। उसे भी लगा कि अच्छांश की बहन खुद ऐसा क्यों करेगी, इसलिए वो खुद से इसकी एक बार जांच करना चाहता था। शताक्षी उसे राघवेंद्र सिंह के बारे में बताती है क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसके दादा ने जब संध्या से शादी करने के लिए इतनी चाल चली तो ज़रूर वो संध्या के साथ ही होंगे। इस वक्त शाम हो गई थी, इसलिए पुलिस ने अच्छांश से मिलने के लिए अगले दिन सोचा। शताक्षी अपने प्लान पर खुश होती हुई फ्लैट पर आ गई। इधर पुलिस ने राघवेंद्र सिंह को कांटेक्ट किया। राघवेंद्र सिंह को भी लगा कि एक बार फिर वो शिवांगी को अच्छांश से दूर कर देंगे, इस कारण उन्होंने संध्या के बारे में बता दिया। पुलिस सारे पेपर तैयार कर अगले दिन का इंतजार करने लगी। राघवेंद्र सिंह को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अस्मिता जी से मिलने की कितनी कोशिश की, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका लगा। वो खुद से ही उस 2 टके की लड़की के लिए अच्छांश मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करके गया, कभी माफ़ नहीं करूँगा उस लड़की को। अच्छांश के बंगलों में रात के समय सभी औरतें थोड़ा गाना बजाना भी करती हैं। शादी से पहले 5 दिन या 8 दिन मंगल गीत होता है। यहाँ तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, लेकिन जो भी दिन शादी में बचे थे, अस्मिता जी सारे रस्मों को अच्छे से करवा रही थीं। अपने बेटे के शादी के लिए जितने भी अरमान उन्होंने सोचे थे, सब पूरे हो रहे थे। अगले दिन संगीत और सगाई का कार्यक्रम था। अच्छांश अपने दोस्तों के साथ कमरे में सोया हुआ था। सारे दोस्त वॉशरूम वाली बात के लिए उसे अब अच्छे से खिंचाई कर रहे थे। इसी तरह मस्ती करते हुए कुछ देर बाद सभी सो गए। शिवांगी के साथ सभी लड़कियां सोई हुई थीं। अच्छांश को शिवांगी के बिना नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। इधर शिवांगी दिन में ही सो लेने की वजह से और ज़्यादा अच्छांश की यादों में खोई हुई थी। वो भी कुछ लैपटॉप लेकर काम करने लगी। गाना बजाना मस्ती करते हुए तो ऐसे ही आधी रात हो चुकी थी। दोनों 1-2 घंटे काम करने के बाद थक कर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सुबह से ही सभी काम में लग गए थे। आज संगीत और उसके साथ सगाई भी थी। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने जिम्मे का काम पूरा करने में लगे थे। बाहर गार्डन में संगीत के लिए डेकोरेशन हो रहा था। उद्भव सिंह नितिन के साथ ये सारे काम देख रहे थे। मधुर और कुणाल कैटरिंग वाले के यहाँ जाकर अपने साथ लेकर आते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छांश ने पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। अनीस चारों तरफ कुछ हिडन कैमरा लगवा कर सभी को एक कमरे में लैपटॉप और कंप्यूटर पर कनेक्ट कर रहा था। अच्छांश ने शताक्षी, देवेंद्र और साक्षी के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, लेकिन 5 दोस्तों को बता दिया था। अपने परिवार को लेकर वो लापरवाह भी नहीं हो सकता था। अनिकेत लाइटिंग की व्यवस्था देखने में लगा था। तभी किसी काम से वो जैसे ही बाहर निकला, सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। वो खुद को संभाल नहीं पाया क्योंकि उसके हाथ में छोटे छोटे बल्ब वाली लड़ियाँ थीं। वो उस लड़की के साथ नीचे गिर गया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हैरान हो गए। अनिकेत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो लड़की उसको अपने ऊपर से हटाते हुए
आप देखकर नहीं चल सकते, हर बार मैं ही आपसे टकराने को मिलती हूँ। अनिकेत उसके चेहरे में खोए हुए। मैं तो हमेशा चाहता हूँ केवल आप ही मुझसे टकराएं। वो लड़की अनिकेत की बातें सुन घूरते हुए उसे देखने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई शिवांगी की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। बाकी हाल में बैठे हुए सभी उन्हें देख रहे थे। शिवांगी बोली, क्या हो रहा है यहाँ? वो लड़की जल्दी से अनिकेत को अपने ऊपर से धकेलते हुए उठकर खड़ी होती है। शिवांगी उसके पास आते हुए, गरिमा आप ठीक हैं? गरिमा हाँ में सिर हिलाते हुए, यस मैम। तभी पीछे से विवान, जो उद्भव सिंह से बातें करने में लग गया था, अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग मैम एंड कांग्रेचुलेसन। शिवांगी मुस्कुराते हुए, थैंक यू, लेकिन आप लोग कल क्यों नहीं आए? गरिमा बोली, मैम कल आने वाले प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडी कर रहे थे, बाकी 2-4 दिनों का काम भी फिनिश करना था। शिवांगी हाँ में सर हिलाते हुए, बाकी सब कब तक आएंगे? विवान बोला, मैम ऑफिस भी तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए जतिन भाई और बाकी सब भी शादी वाले दिन सुबह ही आ जाएंगे। शिवांगी दोनों को बैठने को कहकर एक सर्वेंट को चाय नाश्ता लाने को कहती है। अनिकेत अभी भी वहीं पर खड़ा गरिमा को ही देख रहा था। शिवांगी अनिकेत को ऐसे देख उसे आवाज़ लगाते हुए, अनिकेत जी आप लाइटों के साथ क्या कर रहे हैं? अनिकेत हड़बड़ा कर, कुछ नहीं भाभी, बाहर डेकोरेशन वालों ने फूलों की लड़ियों के साथ लाइट को भी सजाने के लिए मंगाया है। तभी अच्छांश वहां आते हुए सबसे मिलता है। गरिमा बोली, मैम सर के साथ आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। शिवांगी मुस्कुराते हुए बाकी लड़कियों से भी गरिमा को मिलवाती है। अनिकेत बोला, भाभी मुझसे भी तो मिलवा दो। शिवांगी हैरानी से अनिकेत को देखते हुए, आप तो इन्हें जानते हैं ना? अच्छांश अनिकेत की आंखों की चमक देहरादून में ही देख चुका था, लेकिन उसके बाद तो वो अपनी तबीयत की वजह से खुद में ही उलझ गया था। लेकिन आज उसे फिर अनिकेत को देख सब कुछ समझ आ गया। वो अनिकेत के कंधे पर हाथ रखते हुए, बता बता, जब तू जानता ही है कि ये शिवांगी की एम्प्लॉई है तो फिर तुझे और कौन सी पहचान करनी है? अनिकेत अच्छांश को घूरते हुए धीरे से, साले खुद तो शादी कर रहा है और अपने दोस्त के बारे में बिल्कुल भूल गया। शिवांगी मुस्कुराते हुए, गरिमा इनसे तो आप मिल ही चुकी हैं, अनिकेत सोलंकी, इनके दोस्त भाई के साथ मेरे भी दोस्त हैं। हम सभी एक ही कॉलेज से थे और ये मेरे सीनियर भी थे। गरिमा अनिकेत को चोरी चोरी नज़रों से देख रही थी। दिल तो उसका भी अनिकेत की नज़रों में खोने लगा था। वो मुस्कुराते हुए, जानती हूँ मैम। विवान गरिमा के सर पर एक थप्पड़ लगाते हुए, मैम को ज़रा ये भी बता कि तूने मैम के बारे में सारी रिसर्च कर लिया है? ये सुनते ही गरिमा झेपते हुए विवान को आंख दिखाकर चुप रहने को कहती है। ये देख अनिकेत का खून जल रहा था। अच्छांश उसके मज़े लेते हुए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अनिकेत अच्छांश के पीठ पर एक मुक्का मारते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा और ये प्यार तो शायद मेरा कभी था ही नहीं, कहते हुए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। शिवांगी बोली, गरिमा ये मिस्टर विवान क्या बोल रहे हैं? गरिमा डरते हुए, सॉरी मैम मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे ही आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था। शिवांगी बोली, तो क्या पता चला हमारे बारे में? गरिमा बोली, कुछ भी नहीं मैम, मेरे लिए तो अभी तक यही एक पहेली बनी हुई है कि ऑफिस में आप शिवांगी कपूर के नाम से सिग्नेचर करती हैं, बाहर में सब आपको उद्भव सर की बेटी शिवांगी सिंह के नाम से जानते हैं और सर की वाइफ होने के कारण आपका पूरा नाम शिवांगी अच्छांश सिंह सूर्यवंशी होना चाहिए। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। शिवांगी और अच्छांश भी मुस्कुराने लगते हैं। अस्मिता जी बोली, बेटा नाम में क्या रखा है? गरिमा बोली, जी मैम। अस्मिता जी बोली, शिवांगी ने आप लोगों को यहाँ अपनी फैमिली की तरह बुलाया है, इसलिए ये मैम सर छोड़कर आंटी बुलाइए। विवान और गरिमा, थैंक यू आंटी। शिवांगी बोली, आप दोनों चलिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अस्मिता जी बोली, आज कोई काम नहीं होगा, आप जाकर आराम कीजिए, संगीत में बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू के चेहरे पर कोई भी थकान हो। अच्छांश बोला, माँ सही कह रही हैं, काम बाद में होता रहेगा, आप जाकर आराम कीजिए। तभी शिवाच के रोने की आवाज़ आती है। जो उठा तो कमरे में किसी को ना देख रोने लगा। शिवांगी बोली, मैं उसे देखती हूँ, कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। बाकी लड़कियां भी गरिमा से थोड़ी देर में ही घुल मिल गई थी। गरिमा को पहले थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो सबके साथ मस्ती मजाक में शामिल हो गई।
अनिका और गुंजन उससे शिवांगी कैसे ऑफिस में रहती है इस बारे में पूछने लगे और गरिमा भी शिवांगी के बारे में बताने लगी। अस्मिता जी अच्छांश को भी कमरे में जाने को कह बाकी तैयारी देखने लगती हैं। अच्छांश अस्मिता जी का हाथ पकड़ते हुए, माँ जितना भी काम है आप किसी और से बोलकर करवाइए ना, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ और स्टाफ हायर कर लेता हूँ, लेकिन आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब करके मुझे खुशी मिल रही है और चिंता मत कर, मैं ये सब काम खुद नहीं कर रही। तभी कुणाल की मम्मी, हाँ बेटा हम तुम्हारी माँ को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, कहते हुए हंसने लगती है। अच्छांश अनिकेत और कुणाल की माँ को देखते हुए, आंटी आप लोगों के आ जाने से सच में मैं माँ की तरफ से थोड़ा बेफिक्र हूँ, नहीं तो ये अकेले ही सारा घर सर पर उठा लें। अस्मिता जी बोली, लगता है तेरे कान ज़्यादा दुख रहे हैं। अच्छांश भागते हुए, ये तो गलत बात है माँ, अब मेरी शादी हो रही है, मेरा एक बेटा भी है और आप मेरे कान खींचती हैं। अस्मिता जी बोली, तो ऐसे काम करता ही क्यों है, और सुन तेरे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी तेरे कान खींचूंगी मैं। अनिकेत बाहर गुस्से में आकर बड़बड़ा रहा था। नितिन उसके पास आते हुए, क्या हुआ, आज इतने क्यूट चेहरे पर गुस्से के बादल क्यों छाए हुए हैं। अनिकेत बोला, उड़ा ले मजाक, तू भी उड़ा ले, एक मैं ही तो मिला हूँ, साले सबके सब दोस्त कमीने निकल गए, शादी कर ली, बच्चे प्लान कर लिए और वो एक तो सच में बेटे को गोद में खिला रहा है और मुझे अकेला छोड़ दिया है। नितिन बोला, ओ भाई तुझे किसने अकेला छोड़ दिया, और भूल मत अंकल आंटी ने तेरे लिए भी कितनी लड़कियां देखी। नितिन बोला, ओ भाई तुझे किसने अकेले छोड़ दिया, और भूल मत अंकल आंटी ने तेरे लिए भी कितनी लड़कियां देखी, लेकिन तुझे तो शादी ना करने का भूत सवार था, तो अब क्यों गुस्सा हो रहा है। अनिकेत बोला, हाँ तो उस समय मेरा मन नहीं था शादी करने का, लेकिन अब अकेला कब तक रहूं, तुम लोग तो अपने अपने वाली में बिजी हो गए हो, मुझे भी तो अकेलापन फील होता है। नितिन हंसते हुए, तू सच में पागल हो गया है, लगता है अंकल आंटी से बात करनी पड़ेगी, कहते हुए उसे लेकर अंदर आता है। अनिकेत की नज़र गरिमा पर जाती है जो लड़कियों से बात करते हुए किसी बात पर हंस रही थी। वो उसे हंसते देख उसका गुस्सा भी खत्म होते हुए होठों पर मुस्कान आ जाती है। नितिन उसे इस तरह मुस्कुराते देख, अब तुझे क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो गुस्से से लाल हुए जा रहा था, अब मुस्कुरा रहा है। गरिमा भी अनिकेत की नज़रों को महसूस कर थोड़ी शर्माने लगी थी। अस्मिता जी विवान को गेस्ट रूम में फ्रेश होने को भेज देती हैं। सारी लड़कियां गरिमा को भी शिवांशी वाले कमरे में लेकर आ जाती हैं। अनिकेत और नितिन भी एक कमरे में आ जाते हैं जहां अच्छांश था। नितिन, अच्छे से शादी तेरी हो रही है और लगता है पागल ये हो गया है, कहते हुए उसकी हरकत बताता है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, हमारे इस पगले से दोस्त को भी प्यार हो गया है। नितिन हैरान होते हुए, किससे। अच्छांश मुस्कुराते हुए, शिवांगी की एम्प्लॉय से। नितिन अनिकेत की तरफ देखता है, अनिकेत हाँ में सर हिला देता है और अगले ही पल दोनों दोस्त अनिकेत को बिछावन पर पटके उसे गुदगुदी लगाकर हाल बेहाल किए हुए थे। थोड़ी देर बाद तीनों लेटे हुए हंस रहे थे। अनिकेत बोला, यार सच में प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, देहरादून में उससे मिलने के बाद ही उसके ख्याल दिल से जा ही नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं ये अट्रैक्शन तो नहीं, लेकिन आज उसे देख इतना सुकून मिल रहा है मैं बता नहीं सकता। अच्छांश बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हमें बताने के अलावा उसे भी बता जिससे प्यार हुआ है। अनिकेत बोला, पता नहीं यार वो मानेगी भी या नहीं, और उसके साथ वो लड़का भाभी का सेक्रेटरी, भाभी को भी सेक्रेटरी के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी जो इस बंदर को रख लिया है। अच्छांश बोला, क्यों, सेक्रेटरी केवल लड़की ही हो सकती है, और जब लड़के बॉस होते हैं तब नहीं सोचते कि लड़के सेक्रेटरी रख लेते हैं। नितिन बोला, अरे इसे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि विवान भाभी का सेक्रेटरी है, इसे तो गुस्सा इसकी मोहब्बत के आसपास देख कर आ रहा है। अनिकेत दोनों को एक एक मुक्का मारते हुए, देख लूँगा साले तुम लोगों को, सबके सब कमीने हो, एक बार मैं अपनी सनशाइन से बात कर लूँ उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छांश और नितिन एक सुर में, ओहो सनशाइन, नाइस नेम। तीनों कुछ देर इसी तरह मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी बाकी तीनों दोस्त भी आ गए और उन्हें भी अनिकेत के बारे में पता चल गया। अनीश जल्दी से अपने मोबाइल में हाल में लगा सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट करते हुए बाकी दोस्तों को भी दिखाने लगा। जब अनिकेत गरिमा से टकरा कर गिरा हुआ था,
अनिकेत वो वीडियो क्लिप अपने मोबाइल में भेजने के लिए कहने लगा और सारे दोस्त उसे फिर से चिढ़ाने लगे। इधर शिवांगी भी शिवाज को फ्रेश कर उसे दलिया खिलाती है। बाकी लड़कियां भी गरिमा के साथ उसके कमरे में आ गई थी। गरिमा भी अब कंफर्टेबल हो गई थी। शिवाज सभी के साथ खेलने लगा था। गरिमा बाकी लड़कियों से अब शिवांगी के बारे में सब कुछ जान गई थी, जो इतने दिन से उसके दिल और दिमाग में खलबली मचाए हुए था, और वो चाह कर भी कुछ पता नहीं कर पा रही थी, क्योंकि किसी को भी उस एक्सीडेंट के बाद शिवांगी की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता नहीं था, या यूं कहा जाए कि शिवांगी ने वो सारी चीज़ दफन कर दी थी। उद्भव सिंह की बेटी बनने के बाद वो सच में उनकी बेटी से ही दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। गरिमा अच्छांश और शिवांगी के बारे में सुनते हुए कितनी बार खुद रोने लगी थी। अनिका उसे गले से लगाते हुए, ज़्यादा सोचो मत, अब सब ठीक है। शिवांगी बालकनी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी कोमल उसके पास आकर लैपटॉप लेते हुए, आंटी ने तुम्हें आराम करने को कहा है और तुम फिर से काम लेकर बैठ गई हो। कल देर रात तक भी तुमने काम किया था। शिवांगी बोली, बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगी। गरिमा बोली, हाँ कोमल, मैम को इतना खाली बैठने की आदत नहीं है। शिवांगी बोली, गरिमा अभी नीचे माँ ने क्या कहा? आप यहाँ मेरी शादी अटेंड करने मेरे मायके वाले की तरफ से आई हैं और आप मेरी बहन की तरह हैं। अगर बहन ना माने तो दोस्त ही मान लीजिए। गरिमा बोली, सॉरी मैम। फिर जल्दी से अपने सर को खुजाते हुए, मुझसे नहीं होगा, कभी कहा नहीं है। मैम आपका नाम कैसे लूँ? गुंजन। शिवांगी, गरिमा बता रही है कि तू ऑफिस में बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस है। गरिमा हड़बड़ाते हुए, मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शिवांगी हंसते हुए, अगर कहा भी है तो डरने की क्या बात है, और हाँ, काम के समय मुझे सिर्फ काम ही दिखता है। कोमल बोली, लेकिन अब अपनी शादी एंजॉय करो, वैसे पहले मेहंदी होनी चाहिए थी, फिर संगीत। शिवांगी बोली, हाँ वो भी होता, लेकिन माँ ने कहा है कि शादी परसों है, इसलिए मेहंदी कल होगी, ताकि मेहंदी का रंग फीका ना हो, और संगीत और मेहंदी एक दिन करने से ज़्यादा थकान भी हो जाती है। इस वक्त आप लोगों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। खुशबू बोली, ये तो सही सोचा आंटी ने, वैसे भी तुम दोनों की सगाई नहीं हुई है, तो पहले सगाई सही है और मेहंदी के साथ सगाई नहीं हो सकती। सभी लड़कियां बातें करने में व्यस्त थी, तभी अचानक से नीचे से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। शिवांगी हड़बड़ाते हुए बाहर निकलना चाहती है, लेकिन सभी लड़कियां उसे पकड़कर कमरे में ही रहने को कहती हैं। गरिमा और कोमल, मैं देख कर आती हूँ। शिवांगी बोली, अगर कोई सीरियस बात होगी तो जल्दी आकर बताना। इधर लड़कों को भी नीचे से अजीब सी आवाज़ आती है, तो वे लोग भी बाहर निकल कर आ गए। सीढ़ियों के ऊपर आते हुए सभी की नज़र हाल में खड़ी पुलिस पर जाती है। ये देख सभी के चेहरे पर टेंशन की लकीरें आ जाती है। नीचे अस्मिता जी, अनिकेत और कुणाल के मम्मी पापा के साथ बाकी दोस्तों के मम्मी पापा भी खड़े थे। साथ में अच्छांश के ननिहाल के लोग भी एक तरफ खड़े थे। चारों तरफ होती हलचल थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। उद्भव सिंह और अस्मिता जी बार बार उस पुलिस वाले से यहाँ आने का कारण पूछ रहे थे, और वो अच्छांश को बुलाने के लिए कह रहा था। अच्छांश सीढ़ियों पर से ही तेज़ आवाज़ में, क्या हो रहा है यहाँ, और आप लोग बिना मेरे इजाज़त के यहाँ कैसे आए? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, गुनाहगार के पास जाने के लिए पुलिस को किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती मिस्टर सूर्यवंशी। अच्छांश अपने दोस्तों के साथ नीचे उतरते हुए, लगता है सुबह सुबह नशा करके आ गए हो, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, नशा तो हुआ है, लेकिन गुनाहगारों को सज़ा देने का नशा। अस्मिता जी गुस्से से चिल्लाते हुए, लगता है वर्दी पहनने का कुछ ज़्यादा ही गुरूर आ गया है आप में, इसलिए यहाँ खड़े होने की और बोलने की हिम्मत कर रहे हैं आप। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हिम्मत तो मुझ में बहुत है, लेकिन वर्दी की नहीं, ईमानदारी की। मैं कोई रिश्वत लेकर काम करने वाला पुलिस नहीं हूँ, जो पैसे वालों को देखते ही उनके तलवे छाटने लगे। मेरे लिए गुनाहगार सिर्फ गुनाहगार होता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब। अच्छांश गुस्से से चिल्लाते हुए, तो बता किस गुनाहगार को लेने आया है, और आया है तो सबूत भी तो लेकर आया ही होगा। पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मिस्टर सूर्यवंशी, आप पर केस दर्ज हुआ है कि आप अपनी पहली शादी के कुछ महीनों बाद ही दूसरी शादी कर रहे हैं, और आपकी पहली बीवी गायब हो गई है। तभी पीछे से सीढ़ियों पर से आवाज़ आती है, और ऐसा आपको किसने कहा इंस्पेक्टर? सभी उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं जहाँ शिवांगी खड़ी थी।
गरिमा और कोमल पुलिस को देखते ही शिवांगी को बता दी थी और अच्छांश के पीछे शिवांगी सीढ़ियों पर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। अच्छांश उसकी तरफ बढ़ते हुए, बीबी आप कमरे में जाइए, मैं इन लोगों को देखता हूँ। शिवांगी बोली, लेकिन मुझे भी जानना है कि आखिर ये आपकी कौन सी बीबी की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शिवांगी को देख कुछ सोच में डूब गया था। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। उसे इस तरह शिवांगी को देखते देख उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। शिवांगी भी इंस्पेक्टर को इस तरह खुद को देखता देख थोड़ी तेज़ आवाज़ में, हमने कुछ पूछा है? पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से होश में आते हुए अपने एक हवलदार को इशारा करके बाहर भेजता है। अच्छांश शिवांगी को लेकर वहीं सोफे पर बैठते हुए बाकी सभी को भी बैठने को कहता है। अस्मिता जी धीरे से, अच्छा ये बात इस पुलिस वाले को कैसे पता चली? अच्छांश बोला, माँ पहले आप बैठिए, कहते हुए उन्हें भी अपने पास बैठाता है। फिर पुलिस वाले की तरफ देखते हुए, आप बताओगे भी या केवल इसी तरह मुँह देखने आए हो? पुलिस इंस्पेक्टर एफआईआर की कॉपी अच्छांश को देते हुए, ये केस खुद आपकी बहन और आपके दादाजी ने दर्ज कराई है। तभी उस हवलदार के साथ सताक्षी और राघवेंद्र सिंह अंदर आते हैं। अच्छांश उन दोनों को देखते ही मुस्कुराते हुए, माँ गंगा जल का इंतज़ाम करके रखिए, आज मेरे घर में बहुत गंदा और बुरा साया आ गया है। ये सुनते ही राघवेंद्र सिंह चिल्लाते हुए, भूलो मत अच्छांश कि तुम भी इसी गंदे साये के खानदान में पैदा हुए हो। अस्मिता जी राघवेंद्र सिंह को देख मुझे शर्म आती है कि कभी आपको अपने बाप का दर्जा दिया था। कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप मेरे ही बेटे की खुशियों को निगल जाएंगे। अरे आप बाप तो छोड़िए, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। राघवेंद्र सिंह बोले, मैंने जो भी किया अच्छांश की भलाई के लिए ही किया। भले आप भूल जाएं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि हम लोग किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये लड़की हमारे ही ऑफिस में एक मामूली सी एम्प्लॉय की बेटी है। अस्मिता जी बोली, सच में उद्भव भाई साहब आपने सच कहा था, ऐसे लोग कुछ भी हो जाएं लेकिन नहीं सुधरते। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से बड़ा बनता है। उद्भव सिंह कुछ नहीं बोल पाते। उन्हें राघवेंद्र सिंह को देखकर अफसोस हो रहा था। वो शिवांगी के पास आकर खड़े होते हुए, इंस्पेक्टर जिसने भी केस दर्ज कराया है उसने कुछ सबूत तो दिया होगा, आप सबूत दिखाइए। अच्छांश बोला, और याद रहे अगर कुछ भी सबूत नहीं हुआ तो तेरी ये वर्दी यहीं पर उतरवाऊंगा। तेरी वजह से जो मेरे अपनों के चेहरे पर टेंशन आई है उसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। शिवांगी अच्छांश के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए, पहले शांत हो जाइए, हम एक बार मामला देख लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सबूत और गवाह आपके सामने हैं। इन दोनों ने ही ये एफआईआर दर्ज कराई है और गवाही भी दी है कि आपने संध्या सिसोदिया से कुछ महीने पहले शादी किया था और मुंबई में भी कुछ जगह पर उनको आपके साथ देखा गया है। उसके बाद से संध्या सिसोदिया का कोई पता नहीं चल रहा। अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है। अच्छांश बोला, पहली बात ये इंस्पेक्टर, मेरी शादी कुछ महीने पहले नहीं 4 साल पहले हो चुकी है और मेरी बीबी मेरे साथ बैठी हुई है। अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो जाकर डॉक्टर से मिल लो। दूसरी बात, ना ये मेरी बहन है और ना ये मेरे कोई लगते हैं, और केवल उनके कहने से क्या साबित हो जाता है कि मैं गुनाहगार हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बोले, अगर आपकी शादी 4 साल पहले इनसे हुई है तो उसका कोई सबूत होगा। अच्छांश अपने मोबाइल में एक फोल्डर खोलकर एक पिक्चर सामने करते हुए, अच्छे से देख लो, इस पर डेट और साल लिखा हुआ है। ये हम दोनों की शादी वाली फ़ोटो और कुछ वीडियो हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मोबाइल में सारे वीडियो और फोटो देखता है। अच्छांश बोला, अगर विश्वास ना हो तो आप इसकी जांच करवा सकते हैं कि फ़ोटो रियल है या एडिट। और दूसरी बात, अगर मेरी शादी हो गई थी तो मैं कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह को घूरते हुए, आपको अपने ही पोते से क्या दुश्मनी है? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पहले से ही पति पत्नी हैं। राघवेंद्र सिंह और सताक्षी तो हैरान रह गए थे। पुलिस इंस्पेक्टर बोले, सताक्षी मैडम, आप तो किसी लड़की के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती थी, फिर ये क्या है? राघवेंद्र सिंह बोले, ये सब झूठ है क्योंकि मैंने खुद संध्या से इसकी शादी करवाई थी। इंस्पेक्टर बोले, तो क्या इसका कोई सबूत है? कोई फ़ोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी? और दूसरी बात, अगर है भी तो लीगली शादी तो पहले ही मानी जाएगी। सताक्षी बोली, लेकिन आपने भी तो खोजबीन किया है कि संध्या इनके साथ मुंबई गई थी, फिर वहाँ से कहाँ गायब हो गई?
अच्छांश बोला, मुंबई गई थी, लेकिन वो तो इनके कहने पर मुंबई घूमने के लिए। इसी तरह मेरे साथ गई थी और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं मुंबई में ही रह गया था। बाकी वो तो अपने घर के लिए निकल गई थी। आपने उनके घर के बारे में कुछ पता किया? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, उनके माँ बाप और दादा दादी सभी कहीं गायब हो गए हैं क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अच्छांश बोला, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने उनकी फैमिली को भी गायब करवा दिया है? इंस्पेक्टर शर्मिंदा होते हुए, नहीं नहीं सर, वो तो उन पर इनलीगल कामों की वजह से कुछ केस चल रहा है और वो उनकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली है, इसलिए वो शायद कहीं भाग गए हैं। अस्मिता जी बोली, अगर अब आपको आपका जवाब मिल गया है तो आप लोग यहाँ से जाएंगे। आज मेरे बेटे और बहू के लिए खुशियों का दिन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी उसकी खुशियों को नज़र लगाने वाला हो। अच्छांश बोला, एक मिनट माँ, कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती। मैंने पापा की वजह से इनके सारे गलत कामों को नज़रअंदाज कर दिया। एक मौका दिया था कि शायद अभी भी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर सुधर जाएं, लेकिन अब मैं कोई मौका नहीं देना चाहता। वो पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए, इंस्पेक्टर, मेरा FIR दर्ज करो। इस आदमी ने 4 साल पहले मेरी बीवी पर जानलेवा हमला करवाया था। मर्डर केस के चार्ज इस पर लगाओ और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। बाकी सारे सबूत तुम्हें देहरादून के हॉस्पिटल से लेकर जयपुर के वार्ड बॉय से मिल जाएंगे और खुद मेरे ससुर जी उद्भव सिंह इन सब के सबूत और गवाह हैं। इंस्पेक्टर तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर आए सभी गेस्ट भी इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सारे दोस्तों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। राघवेंद्र सिंह चिल्लाते हुए, अच्छांश, तुम पागल हो गए हो, मुझे जेल भेजोगे? अस्मिता जी बोली, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप अपनी चालों से बाज नहीं आओगे और हमारी परवरिश संस्कार आप पर हाथ उठाने की इजाज़त भी नहीं देते। नहीं तो जिस वक्त पता चला कि आपने मेरे बेटे बहू की ज़िंदगी में जहर घोला है, उन्हें अलग किया है, उसी वक्त मन किया था कि अपने हाथों से आपकी जान ले लूं। लेकिन हम लोग ना सही, अब कानून ही आपको सजा देगा। राघवेंद्र सिंह अब हैरान परेशान हो गए थे। अस्मिता जी की तरफ से अब उन्हें कोई रहम नज़र नहीं आ रहा था। सताक्षी अपने दादा की हालत देख अब अपनी हालत के बारे में सोच रही थी। ये सोचकर ही उसके रोए कांप उठे। वो पीछे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शिवांगी की नज़रें उस पर भी लगातार बनी हुई थी। पहली बार देख रही थी, लेकिन उसके नाम से जान चुकी थी कि वो साक्षी और देवेंद्र की वही बेटी है जिसने अच्छांश की प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप का साथ दिया था, या यूं कहा जाए कि माँ बाप ने इसका साथ दिया था। शिवांगी जल्दी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाकर पीछे से उसके बालों को पकड़ लेती है। सताक्षी दर्द के मारे चीख पड़ती है। शिवांगी उसके बालों से घसीटते हुए फर्श पर जोर से धक्का दे देती है। पुलिस इंस्पेक्टर शिवांगी को रोकने की कोशिश करते हुए, मैम, इन लोगों को कानून जरूर सजा देगी। इनको फ्रॉड केस करने और बाकी जो सर ने बताया उन सारे चार्ज को लगाकर इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छांश बोला, जल्दी से जल्दी इन दोनों गंदगियों को उठाओ और यहाँ से ले जाओ, और याद रहे कोई भी रियायत नहीं, ना खानदान का ना उम्र का। सारे लिहाज तोड़कर कानून का जो भी सजा बनता है वो सब इन पर लगाओ। आज के बाद ये बाहर का सूरज देखने भी ना पाए, भले ये एक ही दिन में मरे या 1 साल में, आई डोंट केयर। राघवेंद्र सिंह और सताक्षी चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अब सच में उन दोनों पर कोई रहम नहीं करने वाला था। अब तो उसके ऊपर अच्छांश का हुक्म भी था, जो खुद अब जयपुर का राजा था। इंस्पेक्टर अपने बाकी पुलिस वाले को उन दोनों की हथकड़ी पहना वहां से ले जाने को कहता है। राघवेंद्र सिंह चिल्लाते हुए अस्मिता जी से गुहार लगाते हैं कि वो छोड़ दे, लेकिन अस्मिता जी उनसे मुंह फेर लेती हैं। कुछ पुलिस वाले दोनों को घसीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर बोला, सॉरी सर, हमारी वजह से जो आप लोगों को परेशानी हुई, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो जाएं अपनों के लिए तो बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। अस्मिता जी बोली, आप तो बाहर वाले एक अजनबी हैं, हम लोग तो घर में रहकर भी इन लोगों को पहचान नहीं सके। पुलिस इंस्पेक्टर शिवांगी को देखते हुए, तुमने मुझे पहचाना? शिवांगी कंफ्यूज होते हुए, ये कैसा सवाल है? अच्छांश गुस्से से, इंस्पेक्टर, बहुत देर से तुम्हारी हरकत देख रहा हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, अपनी नज़रें कंट्रोल में रखो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए, नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल आपकी पत्नी हमारे साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ी हुई हैं।
शिवांगी, क्या सच में तुम्हें याद नहीं? देहरादून कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट दीपक चौहान। शिवांगी को याद आता है। इंस्पेक्टर बोला, अरे यार, तुम्हें याद भी कैसे होगा? किसी से तो तुम बात करती नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो लगभग पूरा कॉलेज जानता था। आते ही मेरी टॉप की पोजीशन छीन ली, और एटीट्यूड इतना कि प्रोफेसर को छोड़कर किसी और की बातों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता था। तुम्हें याद है विधि? शिवांगी बोली, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। बात ना करने का ये मतलब नहीं था कि मेरे आँख और कान बंद हैं। ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर बोला, थैंक गॉड। मैं उस समय से ही सोच रहा था कि तुम वही शिवांगी हो या उसकी कोई हमशक्ल। तुम्हें पता नहीं, विधि तुम्हें बहुत याद करती है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। विधि और मैंने शादी कर ली है। वो तो तुम्हारे बारे में सुनकर ही खुशी से दौड़ी हुई यहाँ चली आएगी। लेकिन यार, कॉलेज में तो कोई नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो, और वो भी मिस्टर सूर्यवंशी की वाइफ हो। बेचारा वीर रंधावा तुम्हारे चक्कर में आज तक भी कुंवारा बैठा है। शिवांगी ये सुनकर छेपते हुए इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि देहरादून कॉलेज में वो पढ़ने तो जाती थी, लेकिन बाकी किसी और चीज़ पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। अच्छांश बोला, इंस्पेक्टर, शिवांगी मेरी बीबी है, थोड़ा अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दो। इंस्पेक्टर थोड़ा सकपका जाता है। शिवांगी बोली, सॉरी मिस्टर दीपक, मैं वहाँ पढ़ने जाती थी, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं। बाय द वे, आप और आपकी पत्नी इस शादी में इनवाइटेड हैं। कहते हुए वो उद्भव सिंह को इशारा करती है। वो अपने कमरे में जाकर एक इनविटेशन कार्ड लाकर इंस्पेक्टर के हाथों में दे देते हैं। इंस्पेक्टर बोला, थैंक यू, हम और विधि ज़रूर आएंगे। अस्मिता जी चाय नाश्ते के लिए पूछती हैं, लेकिन दीपक मना करते हुए शाम को संगीत में आने को कहकर चला जाता है। अच्छांश बोला, माँ आप ठीक हैं ना? अस्मिता जी अपने आंखों की नमी पोंछते हुए, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन जिसे इतना अपना माना वही हमारे दुख का कारण बन गया। सोच कर ही मन अजीब हो रहा है। उद्भव सिंह बोले, जो जैसा करता है वैसा पाता है। आसान नहीं है, लेकिन जो सच में आपके अपने हैं उनके लिए अगर कोशिश करेंगी तो सब आसान हो जाएगा। अनिकेत के पापा, हाँ भाभी, अगर खुद अभिमान भी यहाँ होता तो वो भी ऐसा ही करता। आप जानती हैं ना, वो भी गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करता था। शिवांगी बोली, माँ अगर आप चाहेंगी तो हम उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। अस्मिता जी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे गुनाहगार बाहर खुले में नहीं, चार दीवारों में ही अच्छे लगते हैं। मौका दिया था ना हमने, लेकिन क्या किया उन्होंने? इतना सब करने के बाद भी आज यहाँ पुलिस को लेकर आ गए, और वो भी मेरे बेटे को जेल भिजवाने के लिए। अब उन्हें गलत करने पर भी कोई अफसोस नहीं, तो मैं सही होकर भी क्यों अफसोस करूं? अनिकेत बोला, अरे यार ये सब छोड़ो, मुझे तो ये बताओ, तुमने जब भाभी से शादी की थी तो वहाँ तो कोई नहीं था, फिर इतने फ़ोटोज़ और वीडियो कहाँ से आ गए? अच्छांश बोला, कोई नहीं था का क्या मतलब है? क्या मोबाइल नहीं था हमारे पास? और मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों को क्या ऐसे ही जाने देता? सभी मुस्कुराने लगते हैं। अच्छांश के मामा बोले, चलो अब सब ठीक हो गया है। हाँ भाई चलो अब फिर से तैयारी में लग जाते हैं। अस्मिता जी बोली, शिवाच्छ कहाँ है? शिवांगी बोली, माँ उस कमरे में ही अनिका के पास रखा है, गरिमा भी उन दोनों के साथ है। बाहर पुलिस को देखकर वो भी घबरा जाता, और अनिका के लिए स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं था। अस्मिता जी बोली, ये ठीक किया। चलो अब तुम भी कमरे में जाओ, कुणाल बाहर हलवाई को देखो, अब लंच का टाइम होने वाला है, खाना जल्दी से रेडी करने को कहो। शिवांगी बाकी लड़कियों के साथ कमरे में आ जाती है, और अच्छांश अपने कमरे में। सभी फिर से तैयार होने लग जाते हैं। लंच करने के बाद सभी लड़कियां शिवांगी को भी तैयार करने लगती हैं। 3 बजे सगाई का मुहूर्त था। शिवांगी लाल और गोल्डन कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अच्छांश ने ब्लैक कुर्ता कैरी किया था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की परेशानी भी थी। सारे दोस्त उसे ऐसे देख, क्या बात है, जब से पुलिस आई है तू थोड़ा टेंस हो गया है यार? अब तो सब ठीक है। जो गुनाहगार खुले घूम रहे थे वो भी अब कैद में हैं। अच्छांश बोला, बात वो नहीं है, मुझे उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जो कहा उसकी टेंशन हो रही है। सारे दोस्त हैरान होते हुए, ऐसा क्या कहा उसने? अच्छांश बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं? उसने बताया कि शिवांगी के कॉलेज में कोई उसे पसंद करता है। ये सुनते ही सारे दोस्त गुस्से से घूरते हुए, मतलब तुझे शिवांगी पे शक हो रहा है? अच्छांश गुस्से से, सालों तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा। मैं कह क्या रहा हूँ और तुम लोग समझ क्या रहे हो? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वीर रंधावा आज भी शिवांगी के चक्कर में कुमारा बैठा है। अनिकेत बोला, हाँ तो?
अच्छांस बोला, मेरी शिवांगी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, अब उससे दूर होकर जी नहीं पाऊंगा। मुझे इस वीर रंधावा के बारे में पूरी बात पता करनी है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये दूसरा विराज तो नहीं। सारे दोस्त ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कुणाल बोला, अच्छांस अभी तुम्हारी और भाभी के लिए बहुत खूबसूरत पल है, इसे एंजॉय कर। किसी विराज या वीर के लिए अपना स्पेशल मोमेंट खराब मत कर। तुझे परेशान देख भाभी भी परेशान हो जाएंगी। अच्छांस हाँ में सिर हिलाते हुए, तुम लोग सिक्योरिटी में बिल्कुल लापरवाही नहीं करोगे। अनीस बोला, तू उसकी चिंता मत कर, यहाँ बिना हमारे इजाज़त के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस घर में भाभी और शिवाच दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चलो बाहर, टाइम हो रहा है सगाई का। मधुर बोला, ज़रा मुस्कुरा दे, आज तो सच में तेरी बैंड बजने वाली है और हम यार उस बैंड पर नाचने वाले हैं, मेरे यार की शादी है। गाते हुए सारे दोस्त अच्छांश को कमरे से बाहर लेकर आते हैं। शिवांगी अपने कमरे में थी। अच्छांश उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होता है। सारी लड़कियां शिवांगी को लेकर बाहर आती हैं। शिवाच शिवांगी की उंगली पकड़े उसके साथ ही था। दरवाजे पर अच्छांश शिवांगी को देखते ही खो जाता है। तभी शिवाच अच्छांश की गोद में चढ़ने के लिए उसका पैर पकड़ लेता है। अच्छांश जल्दी से शिवाच को गोद में उठाते हुए उसके गालों को चूम शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाता है। शिवांगी भी अपनी झुकी पलकों के साथ कदम बढ़ाते हुए अच्छांश के हाथों में अपने हाथ रख देती है। सारे दोस्त हुटिंग करते हुए अपने मोबाइल में दोनों का पिक्चर साथ में उतारने लगते हैं। फोटोग्राफर भी सीढ़ियों पर आते हुए लगातार सारे मोमेंट्स अपने कैमरे में कैप्चर करने लगता है। अच्छांश अपने बेटे और शिवांगी के साथ नीचे हॉल में आता है। अस्मिता जी दोनों की नज़र उतारते हुए काला टीका लगाकर कुछ पैसे दोनों के ऊपर वार देती हैं। बाकी लड़के भी अपने अपने पार्टनर का हाथ थामे अच्छांश के पीछे चलने लगते हैं। अनजाने में ही सही, गरिमा भी अनिकेत के साथ कदम से कदम मिला रही थी। अनिकेत दिल है दिल में खुशी से मुस्कुरा रहा था। उद्भव सिंह बोले, चलिए सभी लोग बाहर गार्डन में चलते हैं, सगाई का मुहूर्त हो गया है। अच्छांश और शिवांगी जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, दरवाजे पर से वर्णित, आनंद और नंदिनी तीनों भाई कहते हुए अंदर आते हैं। अच्छांश तीनों को देखकर मुस्कुरा देता है। वर्णित पहली बार शिवांगी से मिल रहा था, वो नमस्ते करता है। शिवांगी भी तीनों से मुस्कुराते हुए मिलती है। नंदिनी बोली, भाई आप मेरे बिना ही सगाई करने जा रहे थे? अच्छांश मुस्कुराते हुए, हमने तो आपको कल ही आने को कहा था, अब आप ही देर से आई तो मैं क्या करूं? नंदिनी मुंह बनाते हुए, तो आपको पता करना चाहिए था ना, कल अचानक स्कूल में क्लास टेस्ट होने लगा, इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। आज भी अभी जल्दी से टेस्ट देकर आ रही हूँ। आनंद बोला, भाई इसके चक्कर में मैं नहीं आ पाया, नहीं तो ये फूलकर गोलगप्पा हो जाती। अच्छांश बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आए मुझे अच्छा लगा। अस्मिता जी तीनों बच्चों को प्यार करती हैं, फिर सभी गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। सारे गेस्ट शिवांगी और अच्छांश को देखकर तारीफ कर रहे थे। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अच्छांश शिवांगी को लेकर वहां बने स्टेज पर गया। शिवाच ये सब देखकर खुशी से चहक रहा था। अस्मिता जी उसे अपनी गोद में ले लेती हैं। कुणाल अनिका को कंफर्टेबल सोफे पर बैठाकर जूस का गिलास थमा देता है। पंडित जी कुछ मंत्र और रस्में कराने के बाद दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने को कहते हैं। अस्मिता जी एक गुलाब से सजी हुई थाली, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत रिंग चमक रहा था, अच्छांश के सामने कर देती हैं। अच्छांश रिंग उठाकर शिवांगी की तरफ देखता है। शिवांगी की पलकें अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे की चमक ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार था। अच्छांश अस्मिता जी के कान में कुछ कहता है। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए बाकी लड़कियों और दोस्तों को साइड में हटने का इशारा करती हैं। उसी के साथ लाइट ऑफ हो जाती है। शिवांगी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अच्छांश उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसी के साथ एक स्पॉट लाइट उन दोनों के ऊपर गिरती है। शिवांगी अपनी हल्की सी गर्दन घुमाकर अच्छांश की तरफ देखती है। अच्छांश भी उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सभी लोग शोर करते हुए तालियां बजा रहे थे। अच्छांश वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए, आई लव यू शिवांगी। शिवांगी के चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अच्छांश जोर से चिल्लाते हुए, रियली आई लव यू, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत केवल आपसे है
और ताउम्र मेरी वफ़ाए मोहब्बत सिर्फ़ आपके लिए ही रहेगी। दिस इज़ फॉर यू कहते हुए अपना एक हाथ आसमान की तरफ उठाता है और शिवांगी के साथ सबकी नज़रें ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। आसमान में कुछ रोशनियों के बीच आई लव यू शिवांगी और उसके साथ में इस वक्त शिवांगी अच्छांश जिस पोज में खड़े हुए थे उसका रिफ्लेक्स बिल्कुल आसमान में वैसा ही दिख रहा था। शिवांगी तो हैरान रह जाती है, उसने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। वो तो अच्छांश से मिलने से पहले ऐसा कुछ सोचती भी नहीं थी, लेकिन अच्छांश के आने के बाद उसका बस छोटा सा ख्वाब था प्यार से अपनी सारी ज़िंदगी अच्छांश की बाहों में गुजारे। लेकिन आज अच्छांश ने उसे फलक पर बैठाया था जहाँ से वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। शिवांगी पीछे मुड़कर अच्छांश के गले लग पड़ी। इस वक्त उसके इमोशन जज्बात शब्दों के रूप में नहीं ढल रहे थे, लेकिन अच्छांश इस तरह लिपटने से ही शिवांगी के सारे जज्बात समझ गया। अच्छांश मुस्कुराते हुए अपनी बाहों की पकड़ उसकी कमर और पीठ पर कस दी। अब चारों तरफ लाइट फिर से ऑन हो गई थी। शिवांगी इस पल में सारी दुनिया को भूल कर केवल अच्छांश को महसूस कर रही थी। आसपास होते शोर भी उसके ख्यालों में खलल नहीं डाल पा रहे थे। अच्छांश शिवांगी के कानों में झुकते हुए धीरे से गुनगुनाने लगा और उसी के साथ म्यूजिक वाले ने भी अपनी सुर छेड़ दिए। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। पीछे वाइट पर्दे पर शिवांगी के कॉलेज की कुछ तस्वीरें स्लाइड हो रही थी। कुछ तस्वीरों में शिवांगी कॉलेज के अंदर आते हुए कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन में, तो कभी क्लास में बैठी हुई थी। अच्छांश ने हर जगह की तस्वीरें अरेंज की थी, कुछ कॉलेज से कांटेक्ट करके सीसीटीवी फुटेज द्वारा, कुछ उसके मोबाइल द्वारा, तो कुछ उसके दोस्तों के द्वारा चुपके से लिए हुए फ़ोटो, जिसमें कभी अच्छांश शिवांगी को देखते हुए तो कहीं शिवांगी पलके झुकाए मुस्कुराते हुए। शिवांगी उसके सीने पर अपना सर रखे, एक हथेली उसके कंधे पर और दूसरा उसके कमर में लपेटे हुए। शिवांगी उसकी बाहों से रोल होती हुई उसके पीछे उसके पीठ से अपना पीठ सटाए हुए स्लाइड पर चलते फ़ोटो को देख वो गुजरे पल याद आते हैं, वो बीते कल याद आते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। अच्छांश शिवांगी को अपनी बाहों में रोल करते हुए उसकी पीठ अपने सीने से लगाता है और उसी के साथ अपनी छोटी उंगली में डाली हुई अस्मिता जी की दी हुई रिंग को शिवानी के उंगली में पहना देता है। पूरा गार्डन तालियों के शोर से भर गया था। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। एक सच्चे प्यार के मिलन का गवाह सभी लोग बन रहे थे। गुंजन आगे बढ़कर एक रिंग शिवांगी की तरफ बढ़ा देती है। शिवांगी रिंग लेकर उसी पोजीशन में ही अच्छांश की उंगली में रिंग पहनाती है। उसी के साथ ऊपर से फूलों की बरसात होने लगती है जो पहले से ही सेट करके रखे हुए थे। शिवाच्छ अब अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए अस्मिता जी की गोद में उछलने लगा था। अस्मिता जी भी उसे आराम से नीचे रख देती हैं और वो अपने नन्हे पाँव से दौड़ते हुए दोनों के पास पहुंच जाता है। अच्छांश और शिवांगी नीचे बैठते हुए उसके नन्हे वजूद को अपनी गोद में समा लेते हैं। फोटोग्राफर इन सारे लम्हों को कैद कर रहा था। अच्छांश शिवांगी को गोद में लेते हुए शिवांगी के साथ नीचे आकर अपनी सीट पर बैठता है। शिवाच्छ अपनी तुतलाती जुबान से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। मुझे रिंग क्यों नहीं पहनाई? आसमान में मेरी तस्वीर क्यों नहीं थी? ऐसे ही हजारों सवाल और अच्छांश मुस्कुराते हुए उन सब का जवाब दे रहा था। स्टेज पर अनिकेत आते हुए, हेलो दोस्तों और आए हुए सभी मेहमान, आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं। सभी शोर करते हुए यस। अनिकेत बोला, हमारा दोस्त अच्छांश सिंह सूर्यवंशी जो जयपुर के राजा भी हैं और नंबर 1 बिजनेसमैन भी, और उनकी पार्टनर भी किसी से कम नहीं है। वो अपने आप में ही देहरादून की क्वीन है। आज हम उनकी सगाई के गवाह बने और अब संगीत में धूम मचाएंगे। गरिमा दूसरी तरफ से स्टेज पर आते हुए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर अच्छांश सर जयपुर के किंग हैं तो हमारी मैम भी देहरादून की क्वीन है और आज हम उनकी खुशियों में शामिल होकर खुद को खुदकिस्मत समझ रहे हैं। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आप दोनों का प्यार हर पल हर दिन बढ़ता ही रहे। शिवांगी और अच्छांश मुस्कुराते हुए दोनों को थैंक यू कहते हैं। अनिकेत थोड़ा गरिमा के पास आते हुए, तो क्या ख्याल है आपका? गरिमा भी उसी स्टाइल में, वही जो आपका ख्याल है।
नीचे से कुणाल, मधुर, अनीस और नितिन चिल्लाते हुए, अपने ख्यालों को अभी स्टॉप करो और संगीत की शुरुआत करो। उसी के साथ म्यूजिक शुरू होता है और चारों दोस्त स्टेज पर बढ़ जाते हैं। गरिमा एक तरफ से उतर जाती है। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। पांचों दोस्त एक साथ अपने कदम से कदम मिलाते हुए इस गाने को फुल टू एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ ही पूरी महफिल थी। उनके साथ पूरी महफिल भी थिरक रही थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर दीपक अपनी पत्नी विधि के साथ आता है। उनकी गोद में 6 महीने की एक बच्ची थी। विधि शिवांगी को देखते ही जल्दी से उसके गले लगते हुए, कॉलेज जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुबह जब इन्होंने बताया कि तुम यहीं हो, मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। शिवांगी बोली, कॉलेज पूरा होने के बाद काम में बिजी हो गई थी, बाकी हमारी जान पहचान भी इतनी नहीं थी कि। विधि बोली, जानती हूँ तुम तो किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया है मैं उसे भी कभी नहीं भूल सकती। आज मेरे पापा मेरे साथ हैं, शायद तुम्हारी वजह से। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इन बातों को छोड़ो, इनसे मिलो, मेरे हस्बैंड। विधि मुस्कुराते हुए, इन्हें कौन नहीं जानता, इंडिया के मोस्ट बैचलर में आते थे जिन्हें तूने चुरा लिया। शिवांगी हंसने लगती है। विधि बोली, पहली बार तुझे हंसते मुस्कुराते देख रही हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। शिवांगी उसके गोद से उसकी बेटी को लेते हुए, तुम दोनों भी एक साथ प्यारे लग रहे हो, चलो अभी संगीत एंजॉय करो, फिर बाद में बात करेंगे। विधि भी हाँ में सिर हिलाते हुए दीपक के साथ वहीं पास की टेबल पर बैठ जाती है। गाना खत्म होने के बाद अब बारी लड़कियों की थी। अनिका को छोड़कर बाकी सब गरिमा और विधि के साथ में म्यूजिक वालों को इशारा करते हुए स्टेज पर आ गई। गाना बजते ही लड़कों का मुंह हैरानी से खुला रह गया। सरारा सरारा, मैं हूँ एक सरारा। सारी लड़कियां अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखते हुए भी बहुत अच्छे से डांस के मूव कर रही थी। आए हुए सारे गेस्ट में जैसे खलबली मच गई थी और इन लड़कों की अंदर से जलने लगी थी। आनंद और वर्णित भी सबको चीयर्स करते हुए हूटिंग कर रहे थे। दोनों स्टेज पर चढ़ते हुए सभी लड़कियों के साथ डांस करने लगे। ये देखकर अनिकेत उन लोगों को गुस्से में घूरते हुए स्टेज पर चढ़कर गरिमा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। तभी विवान गरिमा को अनिकेत के साथ देख मुस्कुरा रहा था। उसे पहले ही ये महसूस हो गया था कि अनिकेत गरिमा को पसंद करने लगा है। कुणाल इन सब की हालत देख अनिका की कमर में हाथ डाल, अच्छा है, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम हो गया है। अनिका घूरते हुए, क्या मतलब, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आज डांस नहीं कर रही हूँ? कुणाल उसके गालों को चूमते हुए, नहीं मेरी जान, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। अनिका मुस्कुराते हुए, अच्छा। कुणाल बोला, सच कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अनिका उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, मैं भी। आपको याद है कॉलेज में जब हम पहली बार मिले थे? कुणाल बोला, वो भी कोई भूलने की बात है, मैंने तो तुम्हें हमेशा कैंटीन में देखा था, लेकिन उस दिन उस सीनियर ने जब तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी तो बर्दाश्त नहीं कर सका था। अनिका बोली, मुझे भी आपकी नज़रें खुद पर महसूस होती थी। पहले तो थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे आपकी नज़रों की आदत हो गई थी। और उस दिन जब आपने मेरी मदद की, उसके बाद तो मैं अपनी फीलिंग को लेकर बिल्कुल श्योर हो गई थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। कुणाल बोला, मुझे भी अपनी फीलिंग का एहसास था, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता था, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर जब विराज ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा माथा घूम गया था। दोनों अपनी मुलाकातों और यादों में खोए हुए थे। तभी लड़कियों का डांस खत्म होता है और लड़के उन्हें अपनी बाहों में उठाकर नीचे लेकर आते हैं। अनिकेत भी गरिमा का हाथ पकड़कर नीचे आता है। गरिमा को अनिकेत का इस तरह उस पर हक जमाना अच्छा लग रहा था। एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अनिका इतनी देर से सबका डांस देखकर खुद डांस करने के लिए मचलने लगी थी, इसलिए कुणाल स्लो म्यूजिक लगाकर उसे आराम से लेकर स्टेज पर आता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तब देना साथ मेरा, ओ मेरे हमनवा। गाने पर पूरी सेफ्टी से अनिका के साथ डांस करता है। अनिका कुणाल की केयर और प्यार महसूस करते हुए बहुत खुश थी। चेहरे पर चमक और आंखों में कुणाल के लिए मोहब्बत साफ साफ नजर आ रहा था। दोनों का डांस खत्म होने के बाद सारे दोस्त सीटियां बजाते हैं।
दोनों की तारीफ करते हैं। अनिकेत गरिमा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? गरिमा मुस्कुराते हुए, अगर ना कह दूं तो? अनिकेत बोला, तो आपके हाँ कहने का इंतज़ार करूँगा। गरिमा बोली, कब तक? अनिकेत बोला, ये सांस चलेगी जब तक। गरिमा हंसते हुए, मेरे एक डांस के लिए आप ज़िंदगी भर इंतज़ार करेंगे? अनिकेत भी उसकी आंखों में देखते हुए, आपकी डांस के लिए नहीं, आपकी हाँ के लिए। गरिमा ये सुनकर झेपते हुए इधर उधर देखने लगती है। दिल में अजीब सी हलचल मचने लगी थी। अनिकेत का इस तरह अचानक पूछने से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अनिकेत उसके हथेली में अपनी उंगलियां फंसाते हुए, डोंट बी नर्वस, अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, जब तक आपका दिल हाँ ना कहे। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। गरिमा अनिकेत के इस तरह सिंपल और साफ से प्रपोज पर एक बार फिर से अपना दिल हार बैठी। एक सिंपल घर की लड़की जिसके ऊपर बाप की तबीयत खराब रहने से एक माँ और छोटे भाई की ज़रूरतें पूरी करने में और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इतनी बिजी हो गई कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिला। तब तक अनिकेत बोला, तो क्या इरादा है? कल अच्छांश शिवांगी स्पेशल शादी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।